जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का फिलोफोम पर। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इतिहास की इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम इतिहास के कुछ नए पन्नों को पढ़ेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करो। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो। एक बार सभी क्लासेस में आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो टेली इंस्टाग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया। गुड इवनिंग संजय कुमार गुप्ता, आप शायद नए हो क्लास के अंदर आज। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम जो ये इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो नहीं किया, फॉलो करो। जो हमारे ग्रुप्स है इनके अंदर हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट होती है वो आपको मिलती रहती है। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग बहन। फिलहाल हम लेके आए यूजीसी नेट जून 2023 के रिगार्डिंग एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बोथ की तैयारी करवा रहे हैं। और मैं ये विकास आपकी पेपर सेकंड हिस्ट्री का फैकल्टी। गुड इवनिंग सतीश कुमार। जिसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर हम 6 मंथ की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1499 रुपीज के अंदर रहेगी। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों लेना चाहते हो कॉम्बो को, 6 मंथ का रहेगा ये। और इसकी जो प्राइस रहेगा वो प्राइस रहेगा 2499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर सेकंड ओनली पेपर सेकंड लेना चाहते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो ये आपके लिए रहेगा पेपर वन सॉरी पेपर सेकंड अगर आप लेते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो ये आपके लिए रहेगा 2499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों बोथ लेना चाहते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, ये आपके लिए रहेगा 4499 रुपीज के अंदर। जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगी, और ऐप पर ही आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेगा, 100 मॉक्स मिलेंगे। जो 100 मॉक्स मिलेंगे आपकी तैयारी को बेहतरीन कर देंगे और भी ज्यादा। अगर आप फिलअप होम के कोई भी बैच परचेज करते हो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के रिगार्डिंग, अगर आप कोड यूज करते हो VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर। तो ये मौका है, मौका गंवाना नहीं है। जल्दी जाइए और अपना बैच परचेज कीजिए और कोड यूज कीजिए VIK10 और 10% ऑफ का फायदा उठाइए। हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं। हम थोड़ी सी ब्रीफ देख ले एक बार। जो नए बच्चे जुड़े हैं यानी सतीश, ये जो संजय कुमार गुप्ता जी हैं, ये आज हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट हैं। तो हम इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें कि हम कर क्या रहे हैं। हम मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद जो काल आया उसके अंदर हमने जो शासक है हम उनको पढ़ रहे हैं। मौर्योत्तर काल के अंदर हम दो शासकों को पढ़ेंगे, देसी और विदेशी। इसके अंदर जो इतिहास देखते हैं वो 200 से लेकर 300 BC तक का हम इतिहास देखते हैं मौर्योत्तर काल के अंदर। इसमें हम दो प्रकार के शासकों को पढ़ते हैं, देसी व विदेशी शासक। देसी शासकों में सबसे पहले पढ़ते हैं सुंग वंश को, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कर्ण वंश को, उसके बाद सातवाहन, फिर चेदी,
किरण थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं हो गई थी, अभी हॉस्पिटल से जस्ट आए हैं और आपकी क्लास स्टार्ट की है। डिनर तक नहीं किया, बस आते ही आपकी क्लास स्टार्ट की है। माफी चाहेंगे क्लास लेट के लिए, बड़ा खेद है हमें भी कि हम समय पर ना पाए, तो माफी चाहेंगे इसके लिए। देखो, जो ये पहले 3 वंश है, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये ब्राह्मण वंश है। कैसे? ब्राह्मणीय वंश है, ब्राह्मण वंशी है। और विदेशी शासकों की बात करें तो हम इंडो ग्रीक, हाँ सब ओके है, अभी बस लौटे हैं वहां से। पल्लवन या फिर पल्लव या पार्थियन, पल्लव या पार्थियन, ठीक है। उसके बाद शक आ जाते हैं, शक के बाद कुषाण आ जाते हैं। समझ आ गया? हमने देसी शासकों की बात करें तो हमने शुंग और कर्णव को कल कंप्लीट कर लिया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और जो कर्णव वंश था इसके अंदर हमने 4 शासकों को पढ़ा था, जिन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? 45 वर्षों तक शासन किया था। वासुदेव इसके संस्थापक थे, ठीक है। आज हम करेंगे सातवाहन वंश, और सातवाहन वंशों की उत्पत्ति और उसकी उत्पत्ति के रिगार्डिंग जो मतभेद है, थोड़ा हम उनको देखेंगे। तो क्लियर है ना संजय गुप्ता जी? संजय, मैं सिर्फ आपको संजय बुलाऊंगा क्योंकि सरनेम मैं काफी कम लेता हूँ किसी का, ठीक है संजय? तो ओके है ना? ब्रीफली समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो, एकदम कोई भी चीज समझ में आना वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि आप बीच से जुड़े हो। आप धीरे धीरे जो भी क्लासेस देखते चलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इन चीजों की, जैसे सभी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, कुछ जो चीजें आपको यहाँ पर एग्जैक्ट समझ में आ जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी क्लास के रिगार्डिंग। और हमारा नाम विकास है, हम आपकी हिस्ट्री फैकल्टी हैं, ठीक है। तो सर ना कहकर हमें थोड़ा, अगर आप भाई बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अगर सर स्टूडेंट का जो गैप बनाकर पढ़ेंगे ना, तो हम एक दूसरे के डाउट नहीं ले पाएंगे। अगर हम भाई एक फैमिली के रिगार्डिंग पढ़ेंगे ना, तो हम एक दूसरे के डाउट अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सातवाहन साम्राज्य, और सातवाहन साम्राज्य के अंदर ही हम शतकर्णी को पढ़ते हैं। जो गौतमी पुत्र शतकर्णी आएंगे, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। सातवाहनों की उत्पत्ति, उत्पत्ति में सर्वप्रथम तो मतभेद है, क्या है? विवादास्पद है। सातवाहन वंश की उत्पत्ति भी क्या है? विवादास्पद है। लेकिन फिर भी पुराणों के अंदर इनको क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है, आंध्र भृत्य कहा गया है। और क्या कहा गया है पुराणों के अंदर इनको? अंध्र जातीय कहा गया है। क्या कहा गया? अंध्र जातीय। इनका जो क्षेत्र माना जाता है, वो माना जाता है कि जो इनका क्षेत्र है वो दक्कन की तरफ था। क्या था? पूर्वी दक्कन की तरफ, पूर्वी दक्कन इनका क्षेत्र था, ये मूल निवासी थे, यानी पूर्वी दक्कन के इनका मूल निवास स्थान था। पूर्वी दक्कन इनका मूल निवास स्थान था। थैंक यू किरण बहन, थैंक यू। चलो, इतना समझ में आ गया?
सातवाहन साम्राज्य की स्थापना शिमुक ने की थी। ये किसके अनुसार है? ये वायु पुराण के अनुसार है। ये बात किसके अनुसार होती है? ये वायु पुराण के अनुसार इसको समझा जाता है निश्चित रूप से कि इसके संस्थापक कौन है? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक शिमुक हैं। जैन कथाओं के अनुसार उसने जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। द सातवाहन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय शिमुक। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैन लीजेंड ही हैड बिल्ट जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल। मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 दी गई है, जिन्होंने 460 वर्षों तक शासन किया। जो सबसे लंबी सूची वह कालक्रम है। देखो, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में क्या कहा गया कि जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के कितने शासकों का वर्णन मिलता है? शासक कितने बताए हैं? 30। और शासन काल कितना है इनका? इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? शासन वर्ष, तो शासन वर्ष है वो 460 वर्षों का है। और जबकि वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण क्या कहती है? वायु पुराण कहती है कि इसके जो राजा हुए हैं वो कुल 17 राजा हुए हैं। ठीक है, 17 राजाओं की सूची मिलती है। और उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? उन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया है। ये बात मत्स्य पुराण कहती है कि सातवाहनों ने 330 राजा हैं सातवाहन वंश के, और 460 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। लेकिन वायु पुराण उस समय कहती है कि वायु पुराण के 17 राजा हैं और 300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को, सबसे प्राचीन। जैसे कुछ प्रमुख पुराण होते हैं ना बहन, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, फिर जैसे मार्कंडे हो गया। मार्कंडे पुराण के अंदर क्या है? जो माता दुर्गा जी हैं उनका वर्णन मार्कंडे पुराण के अंदर मिलता है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग राखी बहन, गुड इवनिंग। अकॉर्डिंग टू द मत्स्य पुराण, द टोटल नंबर ऑफ सातवाहन किंग्स इज गिवन एज 30 ऑफ रूल। जो मत्स्य पुराण है, ये क्या कहती है कि जो रूलर हैं, जो सातवाहन किंग हैं, किंग कितने हैं? 30 है। और उन्होंने रूल कितने कितने टाइम तक रूल किया? उन्हें रूल्ड किया 460 ईयर्स के अंदर, 460 वर्षों तक इन्होंने रूल किया। बट वायु पुराण क्या कहती है? वायु पुराण वायु पुराण क्या कहती है? वायु पुराण कहती है कि किंग कितने हैं? कितने किंग्स हैं? 17 कि 17 किंग हैं। लेकिन वो रूल कितने समय तक करते हैं? वो रूल्ड करते हैं 300 ईयर्स तक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो सातवाहन के बाद सॉरी जो सातवाहन के सिमुख शासक थे, उसके बाद उसके छोटे भाई कृष्ण शासक करते हैं। कौन शासन करता है? कृष्ण, या इसको
कहना भी कहा जाता है, कहना शासन करते हैं। इस समय जो इनका पुत्र था शतकर्णी प्रथम, कौन था? शतकर्णी प्रथम, वो क्या था? अवयस्क था। प्रथम क्या था? अवयस्क था। अवयस्क था यानी उसकी उम्र कंप्लीट नहीं थी, अवयस्क था। तो उसके रिगार्डिंग इसको राजा किसको राजा बनाया गया? कृष्ण को राजा बना गया। कृष्ण ने अपने राज्य का विस्तार नासिक, कहां तक किया था? नासिक तक किया था। नासिक गुहा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? नासिक गुहा अभिलेख से मिलती है। सातवाहन वंश का जो तीसरा शासक था वो सतकर्णी हुए हैं, जो इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। इसे सतकर्णी प्रथम कहा जाता है। थर्ड शासक कौन होगा? सतकर्णी प्रथम। नासिक अभिलेख, नासिक गुहा अभिलेख, जो गुफा अभिलेख है ना, उसकी बात करें संजय कुमार। नासिक गुफा अभिलेख है जो, उसमें जानकारी मिलती है कृष्ण की। और कृष्ण ने, तो इससे हमें क्या अनुमान लगता है कि उसका राज्य विस्तार कहां तक था? नासिक तक था। देखो पहले राजा कौन बनेगा? शिमुक। शिमुक के बाद कहना या कृष्ण राजा बने। उसके बाद राजा सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम राजा बनेगा। सबसे क्या है? पराक्रमी शासक है। ठीक है, पराक्रमी है और सबसे प्रमुख शासक भी इनके अंदर। आगे देखते हैं। द थर्ड रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज सतकर्णी प्रथम। जो थर्ड रूलर है सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन डायनेस्टी, वो कौन है? वो सतकर्णी है, सातकर्णी है। ये क्या है? सतकर्णी प्रथम ने मालवा तथा विदर्भ प्रदेश को विजय की। इन्होंने किस किस को जीता? इन्होंने मालवा, पश्चिम मालवा, ठीक है, और विदर्भ को जीता। Satkarni first had conquered the territories of West Malwa and Vidarbh. जो उनकी पत्नी थी, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, वो नागनिका, नागनिका इनकी पत्नी थी, जो आगे जाकर एक अभिलेख लिखवाती है, नाना घाट अभिलेख। ये कौन सा अभिलेख लिखवाती है? हाँ बहन, सातकर्णी सिमुक का बेटा था। नागनिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल।
नागनिका से इसकी शादी हो जाती है और नागनिका एक नाना घाट अभिलेख है। देखो सातकर्णी पत्नी कौन है? नागनिका। इसका एक नाम और मिलता है, इसका नाम नायानिका भी मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नायानिका। नायानिका भी इसका नाम दूसरा मिलता है। ये क्या करेगी? एक नाना घाट अभिलेख का निर्माण करवाएगी। क्या कराएगी? नाना घाट अभिलेख का निर्माण करवाएगी। और इस अभिलेख में क्या होगा? इस अभिलेख में वर्णन मिलता है, जो नाना घाट अभिलेख है ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अंदर अभी वर्णन मिलता है कि ये 18 यज्ञों का करवाएगी, 18 यज्ञ करवाएगी। क्या करती है कि नागनिका के द्वारा 18 यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? 18 यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है। जिसमें से 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ। क्या? 1 राजसूय यज्ञ। ये किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? ये आयोजन करवाया जाता है सतकर्णी प्रथम के द्वारा। प्रथम के द्वारा इन 3 यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है। और इसी के अंदर हमें भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य है। जो भूमि अनुदान का अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास के अंदर, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख यहीं से मिलता है। भूमि अनुदान का वर्णन मिलता है। नागनिका के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक चल रही है ना क्लास? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब तक समझ में आ रहा है ना सभी? कमेंट करो एक बार, फिर आगे दौड़ेंगे। चलो तो आगे चलें, फिर आगे चलते हैं। सतकर्णी प्रथम की विजयों का फलस्वरूप क्या हुआ? गोदावरी घाटी में प्रथम विशाल साम्राज्य के उदय हुआ। जो इसकी विजय थी सतकर्णी प्रथम की, अब उसका रिजल्ट क्या आया? उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम क्या आया कि जो गोदावरी घाटी थी, उसके अंदर क्या हो गया? विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। प्रथम विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। प्रथम विशाल साम्राज्य का। As a result of the victories of Satkarni, the first vast kingdom emerged in the Godavari Valley. सतकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान।
प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी, और इसीलिए सतकर्णी प्रथम को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठान पति कहा जाता था। ठीक है, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है, इसके बाद आएंगे वो। ये इसके बाद क्या, इनके जो गौतमी पुत्र सतकर्णी होंगे, इसके बीच में और उनके बीच में कम से कम 10 से 19 शासकों का गैप है। ठीक है, सतकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बीच में 10 से 19 शासकों का गैप मिलता है। सतकर्णी फर्स्ट मेड प्रतिष्ठान द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। इसने अपनी एम्पायर की जो कैपिटल बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? प्रतिष्ठान को अपनी कैपिटल की एम्पायर अपने एम्पायर की कैपिटल बनाया था। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहनों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट द पावर ऑफ द सातवाहन हैड वीक्ड। जो नागनिका थी, इसके दो अल्पवयस्क पुत्र होते थे, वेदश्री तथा क्या हो जाएगा, शक्तिश्री। सातवां जो सतकर्णी हाँ, इसे मातृत्वात्मक वंश भी बोला जाता है। ये अपनी माता के नाम से अपने मातृ के नाम को आगे बढ़ाकर चलेंगे। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी होगा उसकी माता का नाम गौतमी बलश्री है। ठीक है, आगे हम उसको रीड करेंगे, आगे मत दौड़ो, साथ में चलो, अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी नॉलेज अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई नया कंटेंट मिले तो बताना संजय। ठीक है, अब सतकर्णी के दो पुत्र हैं, पत्नी हो जाएगी नागनिका। पुत्र हैं दो, पहला तो है वेदश्री, दूसरा पुत्र है शक्तिश्री। तो इनकी क्या है, अलप आयु है। ये अभी तक क्या है, अलप आयु है। तो इनकी संरक्षिका कौन बनेगी? इनकी संरक्षिका बनेगी नागनिका। क्या बनेगी? इनकी संरक्षिका के रूप में शासन करेगी। सतकर्णी प्रथम के बाद जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो निर्बल आएंगे, जिसके कारण शकों का सामना करना पड़ेगा इनको। Satakarni first weak successor were left with doubt faced struggle। जो शक है उनके साथ इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये डाउट्स नहीं है, ये शक आएगा, शकों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम भारत में शक वंश की स्थापना भूमक ने की थी। देखो, बीच में शक वंश का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, क्योंकि शकों का और सातवाहनों का संघर्ष होगा। ठीक है, शकों का और सातवाहनों का संघर्ष होगा। सतकर्णी प्रथम के जो निर्बल उत्तराधिकारी है वो शकों के नवीन खतरे को भांप नहीं पाएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, और सातवाहन से शकों का एक लंबा संघर्ष चलता रहेगा। दोनों के मध्य संघर्ष का जो केंद्र था, दोनों के मध्य देखो क्या होगा, शक सातवाहन संघर्ष। इनके अंदर क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, यानी युद्ध होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। जो सतकर्णी प्रथम था उसके शासक क्या हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, और उनको किन का सामना करना पड़ेगा,
शकों का सामना करना पड़ेगा। ये कारण क्या था शकों का? कारण क्या था इन संघर्ष का? पहला था कि बड़ौज जो ब्रिगकच्छ, क्या है ब्रिगकच्छ यानी बड़ौज, बड़ौज। फिर उसके बाद कल्याण, कल्याण तथा सोपारा, सोपारक बंदरगाह थी। क्या थी? बंदरगाह। जो ये बंदरगाहें थी ये इसका कारण थी संघर्ष का। क्यों? क्योंकि इनसे क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था, व्यापारिक बंदरगाहें थी। तो इससे क्या हो गया? इनके अंदर क्या हो जाता है? संघर्ष होना शुरू हो जाता है। तो उसी के साथ क्या होगा? पश्चिम भारत में शक वंश की स्थापना होगी, और जो स्थापना होगी एक शाखा है इनकी। कौन सी शाखा है? अक्षारत। कौन सी? अक्षराहत। अरे शकों की एक शाखा होगी। कौन सी शाखा होगी? अक्ष अक्षरात अक्षराहत एक शाखा होगी। जो एक शाखा क्या होगी? ये क्या करते हैं? ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? ईरानी जो शहर है, राज्य है, उससे, और राध्यक जो रक्षक। क्या? कि एक तो दो ईरानी शब्दों से मिलना कर बना है, शहर और रक्षक। कि शहर के रक्षक के नाम से इसको जाना जाता है। जो भूमक है इस वंश की स्थापना करेंगे आगे चलकर। भूमक का जो मालवा प्रदेश को, काठियावाड़ को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद नाहपन इसका शासक बनेगा। नाहपन क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा सतकर्णी, सतकर्णी के मध्य। जैसे ये कल्याण जो बंदरगाह है इसके ऊपर क्या करेगा? जो भी सातवाहनों का जो भी समुद्री जो सामान आएगा, जो भी व्यापार की चीजें आएंगी समुद्री जो सातवाहनों के साथ होगी, इस पर कब्जा करके अपने क्षेत्र में ले आएगा। शकों की राजधानी भिन्न नगर थी। क्या थी? भिन्न नगर थी। भिन्न नगर वॉज द कैपिटल ऑफ शक्स। अब हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी की। पिता, माता। इनके पिता जो थे वो शिव शक्ति थे। शिव शक्ति इनके पिता थे। माता गौतमी बालश्री। गौतमी बालश्री इनकी माता का नाम था। ये सातवाहन वंश के 23वें शासक हैं। कौन से? 23वें शासक। महान शासक हैं। He was the 23rd great ruler of the Satavahan dynasty. His father's name was Shiv Shakti and mother's name was Gautami Balsiri. नासिक गुहा अभिलेख में उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। किसकी? गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो विजय हैं उनके अंदर किसका वर्णन मिलता है? कहां पर वर्णन मिलता है? नासिक गुहा अभिलेख के अंदर इसका वर्णन मिलता है। नासिक महाराष्ट्र के अंदर है ऑब्वियसली, ठीक है। His victories are mentioned in the नासिक इंस्क्रिप्शन। और इसको क्या कहा जाता है? नासिक प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक प्रशस्ति कहा जाता है। इसके दो अभिलेख मिलते हैं। दो तो मिलते हैं नासिक से, सॉरी 3 अभिलेख मिलते हैं। 2 मिलते हैं नासिक से और 1 मिलता है कार्ले से। कहां से?
कारले से। शासन के 13 वर्ष उसने शक शासक नयापन पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। इसने क्या किया, जो शासन का 13वां वर्ष था, यानी जब इसने गद्दी प्राप्त किए 13 वर्ष हो चुके थे, तो इसने क्या कर दिया, तो इसने आक्रमण कर दिया नहपन पर। नहपान शक वंश का शासक है, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। गौतमीपुत्र ने अपने अभियानों को आगे बढ़ाया तथा दक्षिण और उत्तर भारत की कई स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। नासिक से जो प्राप्त अभिलेख है उसके अंदर क्या वर्णन मिलता है कि एक गांव है अजकालिया नामक ग्राम, जो इसने दान कर दिया था बौद्धों को। नासिक अभिलेख, नासिक गुहा अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख से, एक मिनट, जो नासिक अभिलेख है, इस नासिक अभिलेख के अंदर क्या होगा, एक गांव है अजकालिया नामक गांव। कौन सा ग्राम है, अजकाल अजकाकिय नामक गांव, जो इसको क्या करेगा, ये गांव बौद्ध संघ को दान में दे देगा। क्या करेगा, बौद्ध संघ को दान में दे देगा। दान में देगा। और इसी प्रकार जिसका कार्य अभिलेख है, कार्य अभिलेख के अंदर एक गांव आता है करजक, करजक गांव। माना जाता है कि यह गांव 2 बार बुद्धों को दान में दिया गया है। 2 बार कैसे, एक बार तो नहपान इसको दान में दे देगा, फिर दोबारा सतकर्णी जीत लेगा तो इसको क्या कर देगा, दोबारा इसको वो दान में दे देगा। जो नहपान है, इसका दामाद है, दामाद, इसका जो दामाद है वो दामाद है उषावदत, उषा वदत, वादत। जो उषावादत है, देखो एक बार तो उषावादत इसको दान में दे देगा करजक को, ठीक है, और एक बार क्या करेगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी इसको दान में दे देगा। तो कितनी बार दान में दिया गया, ये करजक गांव 2 बार बुद्धों को दान में दिया गया था। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ किरण, अगेन बिल्कुल रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पर कर्जे के बोल दिया था, जैसे जो नहापन था वो नहापान ही बोल दिया था, लेकिन नहापान के समय ये उषावद जो है ये क्या करेगा, ये अधिपत्य होगा इसके ऊपर, किसके, कर्जक के जो ऊपर इसका अधिपत्य था, तो ये क्या कर देता है, इसको दान कर देता है। देखो एक तो नासिक अभिलेख, ग्राम यानी गांव कौन सा दान में दिया था, अजकाली, अजकालकीय, अजकालकीय गांव दान में दे दिया था। समझ में आ गया, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
सातकर्णी प्रथम की सात गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात कर रहे हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कार्ले। कार्ले विलेख के अंदर एक गांव है करजक गांव। कौन सा है? करजक ग्राम। इसको जो फर्स्ट दान में दिया था, फर्स्ट किसने दान में दिया था? उषा वदात ने। उषा वादत ने या फिर उषा वदात ने, ठीक है। इसको दान में दिया फर्स्ट। ये उषा वदात क्या है? ये दामाद है किसका? नहपान का। जो शख्स शासक नहपान है ना, उसका दामाद है ये नहपान का। और उसी के बाद इसी गांव को, करजक गांव को सेकंड टाइम कौन दान में देगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी दान में देगा। किन को दिया गया? ये बुद्धों को दूसरी बार दान में दिया गया था। अब कोई डाउट? कमेंट करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। क्या होगा? जो सतकर्णी प्रथम है उनकी हो जाएगी मृत्यु, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनका जो शासन काल है वो शासन काल माना जाता है 106 बीसी से, सॉरी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के अराउंड इनका शासन काल माना जाता है। माना जाता है कि वो 23वें शासक थे, लेकिन 24 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। 24 वर्षों तक शासन किया था। तो उनकी मृत्यु हो जाती है 130 ईस्वी के अंदर। और 130 ईस्वी से लेकर 145 ईस्वी तक, 130 से लेकर 145 ईस्वी तक, ईस्वी देखो हम बीसी के अंदर नहीं है, अब हम ईस्वी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। हम इसके अंदर जो हम ये पढ़ रहे हैं ना मौर्य काल, इसके अंदर हम 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक या 300 ईस्वी तक का इतिहास देखते हैं, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना एक बार। मैंने फ्लो में शायद इसको भी बीसी लिख दिया, 300 बीसी कर दिया इसको भी, एक बार चेक करना। वो 300 ईस्वी है, ठीक है। मैंने फ्लो के अंदर इसको भी 300 बीसी बोल दिया। इसको करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। देखो फिर आगे, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, जो गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन है? ये किसका पुत्र है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी शासक बना। आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम पुत्र, हिज सन वशिष्ठ पुत्र बिकम द रूलर ऑफ पुलमावी। नवनगर नामक नगर की स्थापना की थी पुलमावी के ने। क्या किया था? नव नामक जैसे नव नामक नगर था, कौन सा? एक नगर बसाया था, किसने? पुलुमावी ने। कौन सा नगर था वो? नवनगर।
द सिटी नेम नवनगर वाज फाउंड बाय पुलमावी। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक है। कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का क्या है? अंतिम शासक है। अब दक्कन के अंदर क्या हो जाएगा? दक्कन के अंदर सातवाहन साम्राज्य क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और इसका पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ संजय, नाव का चित्रण इनके मोहरों पर मिलता है, जिससे ठीक है, हाँ हम वो करेंगे नाव का चित्रण। दक्कन के अंदर क्या होगा? अब इनका हो जाएगा पतन। इनका पतन हो जाने के बाद क्या होगा? एक वकाटक, जो वकाटक साम्राज्य, जो वकाटक वंश है, उसका क्या होगा? अब उदय होना शुरू हो जाएगा। बीच में कुछ छोटे छोटे से वंश आएंगे। थोड़ा इस वंश का समाप्त हो गया। इस जो यज्ञ श्री जो सतकर्णी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 174 ईस्वी से लेकर 203। ठीक है, ये सतकर्णी के बीच। ठीक है, जैसे पुलमावी और सतकर्णी के बीच कुछ अन्य छोटे छोटे राज्य होंगे। शिवश्री हो गया, जैसे देखो जो पुलमावी है और इसके बीच क्या यज्ञश्री के बीच छोटे छोटे शासक आएंगे। कौन कौन से? जैसे एक आएगा शिवश्री। शिवश्री के बाद शिव स्कंद सतकर्णी क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा शिव स्कंद। ठीक है, तो ये शासक आएंगे, परंतु जो अंतिम शासक होगा वो शासक कौन बनेगा? वो यज्ञश्री इसका अंतिम शासक बनेगा। इसका शासन काल रहेगा 174 एडी से लेकर, यानी ईस्वी से लेकर 203 ईस्वी तक इसका शासन काल रहेगा। सातवान वंश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर सातवान वंश को दोबारा रिवीजन करनी है तो कमेंट करो, एक बार इसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि सातवान वंश को रिवीज किया जाए तो एक बार कमेंट कर दो, फिर उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो फिर चाहते हो कि सर पूरी की पूरी स्लाइड एक बार कंप्लीट कर लें पूरी क्लास को, फिर बाद के अंदर जो 10 मिनट बचेंगे उसके अंदर इसको रिवीजन कर लेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसको बता दो, वैसे उसमें रख लेंगे। हाँ बिल्कुल, गुड। पहला सिमुक, अंतिम यज्ञश्री। ठीक है, लास्ट में रिवीजन करते हैं। वेरी गुड। तो अब क्या होगा? जैसे जब ये इनकी मृत्यु हो जाएगी तो एक वंश आएगा, अभीर वंश। अभीर अभीर वंश एक वंश आएगा, जिसके संस्थापक कौन होंगे? ये संस्थापक होंगे ईश्वर सेन। कौन? ईश्वर सेन। ईश्वर सेन इसके संस्थापक थे।
और इनके पिता का नाम शिवदत्त था। ये किसकी स्थापना करेंगे? ये कुलचुरी चेदी के संस्थापक हैं। क्या है? कुलचुरी चेदी के संस्थापक हैं। समतव की स्थापना करेंगे। अभीर वंश में कोई डाउट? संस्थापक ईश्वर सेन, पिता शिवदत्त, कुलचुरी चेदी की समतव की स्थापना करेंगे। सातवाहन वंश के बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश आएंगे, हम उनकी बातें कर रहे हैं। छोटे छोटे राजवंश है। एक इक्ष्वाकु वंश आएगा। कौन सा आएगा? इक्ष्वाकु वंश आ जाएगा। हालांकि कई क्लासों के इनको करवाया नहीं जाता, बट मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। मैं मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, कि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता क्या पूछ ले, छोड़ने से बेहतर है 2 लाइनें ज्यादा ही पढ़नी है ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीख रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? महतलवार कहा जाता था। इसके जो इक्ष्वाकु शासक है, जो इक्ष्वाकु वंश है, हाँ नोट करना है बहन, नोट कर लो। नोट डालकर देखो, देखो इसे नोट डालो, नोट डालकर बिल्कुल नीचे ही रखना है, इसके नीचे ही रखना है। अभीर वंश, संस्थापक कौन है? ईश्वर सेन। ठीक है। और नासिक क्षेत्र के अंदर क्या था? इनका स्वामित्व था। नासिक यानी महाराष्ट्र के, नासिक से इनका अभिलेख मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि नासिक के अंदर इनका स्वामित्व था। फिर आ जाता है इक्ष्वाकु। उसके अंदर जो शासक है, शासक को क्या कहा जाता है? महत महातलवार। महातलवार शासक को कहा जाता है। इसके जो संस्थापक है, इस वंश की जो संस्थापना की थी, वो श्री शांति मूल ने की थी। संस्थापक श्री शांति मूल। देखो ये क्या होगा, जो ये छोटे छोटे राजवंश हैं, जब गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो शासक आए वो निर्बल ही थे, इतना स्टेबल नहीं कर पाए अपने आप को। तो क्या होगा, इनकी मृत्यु के बाद जब ये वंश समाप्त हो जाएंगे ना, तो छोटे छोटे राजवंश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे। ये वो छोटे छोटे राजवंश हैं। ठीक है। और अपने आप को स्वतंत्र कराने के, जो सत्ता स्थापित करने के, जो ये इक्ष्वाकु वंश है, ये अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं जो सातवाहनों की जो प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है। प्रशासन व्यवस्था, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? सम्राट की सहायता के लिए अमात्य नामक पदाधिकारियों का एक सामान्य वर्ग था। सम्राट की सहायता के लिए
सम्राट की सहायता के लिए क्या था? एक पद था, जो पद अधिकारी कौन था? अमात्य। जो इसका जो अमात्य था वो कैसा पद रखता था? ये मंत्री के समान पद था, और इसका जो सम्मान है वो भी मंत्री के बराबर का होता था। मत्या वर a general class of slot of official to assist the emperor. They held the same position at honor as a minister. ये सेम पोजीशन रखते थे एंड सेम ओनर रखते थे, किसके? एज ए मिनिस्टर के दोनों। शासन पत्रों की देखरेख करने वाले अधिकारी को पट्टिका पालक कहा जाता था। ठीक है, और पट्टिका पालक उसके बाद सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने वाले है सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने वाले जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता है? दुर्गादीप। क्या कहा जाता है? दुर्गादीप। दुर्गादीप कहा जाता था। इसके अनुसार ही राज्य को किस में बांटा गया? राज्य को आहारों में बांटा गया। राज्य को किस में बांटा गया? आहारों में। फिर आहारों को किन में बांटा गया? ग्राम में। और ग्राम क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। ग्रामिक कहलाते थे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? The official, the officer who observe the government papers is called प्रतिपालक। सातवाहनों का स्थानीय शासन लगभग अधिकांश क्या? अधिकांशात अधिकांश किसके द्वारा चलाया जाता था? सामंत, जो सामंत थे उनके द्वारा चलाया जाता था, सामंतों के द्वारा। जो रानियां थी नागनिका और बालाश्री। गौतमी बलश्री, बालश्री नहीं बलश्री। गौतमी बलश्री, इन्होंने क्या किया था? प्रशासन में प्रशासन में क्या किया था? इनकी भागीदारी थी। नागनिका और बलश्री प्रशासन में इनकी क्या थी?
इनकी भागीदारी थी। आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? कमेंट करो, फिर आगे चलेंगे। 1 घंटा हमारा बीत चुका है, तो आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे बता दो। कि क्लास के अंदर कोई डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिए, अभी हम उसको सोल्व कर लेंगे अगर कोई डाउट आ रहा होगा। थैंक यू संजय। देखो, डाउट लेके तो आगे कभी बढ़ना है मत, वरना जिस दिन अंतिम दिन यहाँ से जाओगे तो जो डाउट होगा उसका एक बंडल सिर पर रखा होगा। अच्छे से पढ़ो, मोस्टली मजे मजे के अंदर। हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, वो याद करने का तो है ही नहीं बिल्कुल भी। वो समझने का है कि इतिहास के अंदर आखिरकार हुआ क्या, क्या परिस्थितियां रही कि कौन से राजा आगे बढ़े और किस प्रकार क्या परिस्थितियां रही, उनका प्रशासन इतना अच्छा रहा, उन्होंने क्या कुछ इंप्लीमेंट किया अपने प्रशासन के अंदर, और कैसे उनकी अर्थव्यवस्था थी। ये चीजें समझने की है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है इतिहास को जानने के लिए। इतिहास का जो भी छात्र होता है, मानता हूँ वो सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। मेरा अनुमान ये है कि जो इतिहास का छात्र है ना, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक इतिहास का छात्र हूँ, आप हो, आप भी इतिहास के छात्र हो, तो वो सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। उसे जानना होता है कि पिछले समय के अंदर हुआ क्या आखिर, कि क्यों इतनी बड़ी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इतनी बड़ी, इतनी डेवलप्ड वो थी, वो क्यों उसका पतन हो गया, कैसे, क्या कारण रहा, है ना। ये चीजें जानना अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि हाँ यार, पता होना जरूरी है। तो चले, है ना। एक तो पॉजिटिव रहा करो, माइंड को डिप्रेस मत होने दो। सिलेबस है, हो जाएगा, चिंता मत करो। अंतिम दिन जब यहाँ से आप जाओगे तो आपका सिलेबस और आपकी रिवीजन की जिम्मेवारी मेरी है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, आपके सिलेबस को मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही आपको। कंडीशन ये रहेगी कि आपको मेरा साथ देना होगा हर क्लास के अंदर। जो भी समझ में ना आए डायरेक्ट बोलना होगा कि सर ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, उसको डायरेक्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जीवन के अंदर समस्याएं तो चलती रहती हैं, ठीक है, इनको इतना वो मत करना। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके साथ समस्याएं नहीं है। हमने महात्मा बुद्ध को पढ़ा है, समस्या क्या उनके साथ नहीं थी? जीवन जब उनका आलीशान कमरे के अंदर बीत रहा था, एक राजा महाराजा के रूप में बीत रहा था, क्या उनके साथ समस्या नहीं थी ना? तो समस्या सबके साथ रहती है। एक गजब की स्टोरी सुनाता हूँ, पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी की स्टोरी, जैसे हमारा भारत था ना, अलग अलग साम्राज्यों के अंदर बटा हुआ था, तो वैसे चीन भी क्या था, अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी हम चीन को रीड करते हैं, चीन के इतिहास को भी रीड करते हैं। अलग अलग क्या था, साम्राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर एक छोटा साम्राज्य था, क्या था, छोटा साम्राज्य था, और इसके ऊपर क्या करता है एक बड़ा साम्राज्य, आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है इसके ऊपर।
अब ये हार मानना चाहे तो हार मान सकता है। इसका जो सेनापति होता है वो कहता है कि मैं एक ऐसे संत को जानता हूं कि वो बड़ी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं और हम उनसे मिलते हैं, एक बार उनसे बात करना चाहिए हमको। क्या करते हैं, ये जाते हैं संत के पास, संत के पास चले जाते हैं और संत को बोलते हैं कि हमारे पास जैसे ना हमारे ऊपर ऐसे ऐसे करके आक्रमण हो गया है, तो हम क्या करें। संत कहता है कि भगवान से मेरी बात होती है, आप ऐसा करना कि कल सुबह आना। कब आना, इनको बोला कि कल सुबह आना। ये अगली सुबह हुई, दोनों संत के पास गए दोबारा। संत बोले कि भगवान के साथ मेरी बात हुई है और भगवान ने कहा कि आप जीतोगे, लड़ो। ठीक है, तो आप लड़ो, जाओ लड़ो, आप जीतोगे। ये क्या करते हैं, इनके अंदर पॉजिटिविटी प्लस हो गई और ये क्या करते हैं, इस साम्राज्य के साथ युद्ध करते हैं और इस युद्ध में ये जीत जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं इस युद्ध में। और अगले ही दिन जब जीतने के बाद ये संत से मिलने जाते हैं तो इस संत का धन्यवाद करते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके भगवान का धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हम जीते। संत कहते हैं कि ना तो कोई भगवान है, ना ही आप मेरी वजह से जीते हो, आप लड़े, आपकी मेहनत, आपने परिश्रम किया। ठीक है, अगर ये संत चाहता ये भी बोल सकता था कि आप तो हारोगे, इतना बड़ा साम्राज्य से आप कैसे जीतोगे। लेकिन इस संत ने क्या किया, पॉजिटिविटी फैलाई और पॉजिटिविटी के कारण क्या हो गया, ये छोटा सा साम्राज्य जीत गया। ऐसे ही नेगेटिव फैलाने वाले हमारे पास बहुत होते हैं, उनको ध्यान में मत रखो, उनकी बातें बिल्कुल एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिया करो। जीवन भर ऐसे इंसान मिलते रहेंगे, अगर आप उनको साथ में लेकर चलोगे तो आप हमेशा डिप्रेस्ड होने का शिकार रहोगे और बर्डन अपने दिमाग के ऊपर रखोगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर रहो और पॉजिटिव लोगों के आसपास ही बैठा उठा करो। नेगेटिविटी जहां पर मिले वहां से दूर हो जाया करो, क्योंकि नेगेटिविटी आपके ऊपर भी नेगेटिविटी इफेक्ट डालती है। और सबसे ज्यादा मैं तो जो मोटिवेशन मानता हूँ ना मैं सबसे ज्यादा, तो हमारे माता पिता हमारे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन होते हैं। हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट जो हमारा हमें जो मोटिवेट मिलता है ना वो हमारे माता पिता से मिलता है। एक बार उनके स्ट्रगल को देख लिया करो कि वो कैसे आपको स्टडी करवाई है, उनको वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, और फिर सोचा करो कि क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए। मैं दावा करता हूँ अगर आपको रात को नींद आ रही होगी ना, अगर अपने पिताजी का चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, आप उठकर पढ़ना शुरू कर दोगे। नींद नहीं आती रातों को उस टाइम पर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेहनत करोगे और अच्छे से पढ़ोगे। देखो, हम सभी छात्र हैं, आप भी छात्र हो, मैं भी छात्र हूँ। मैं पढ़ूंगा तभी आपको पढ़ा पाऊंगा, आप पढ़ोगे तभी आगे किसी को पढ़ा पाओगे, और आप पढ़ोगे तभी आगे जीवन में बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, सीखना जरूरी है। और ये हमारा जो जीवन है, हम जीवन के निरंतर जीवन क्या है, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु का जो बीच का समय है, जो बीच का समय है, ये क्या है, ये जीवन है। ठीक है, जो ये बीच का समय है, ये क्या है, ये जीवन है। और जिस जीवन के अंदर निरंतर सीखना ही हमारा धर्म कर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप निरंतर सीखते रहोगे और जीएरएफ होने जाने के बाद भूलना मत, मिलने जरूर आना। ठीक है, कि अपना एग्जाम क्लियर करो और पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले लो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ और हमें भूल जाओ। ठीक है, तो मिलने जरूर आना एक बार। मिल नहीं सकते ना, एक मैसेज जरूर कर देना कि सर हमारा हो गया। ठीक है, तो हमें और भी अच्छी खुशी होगी। संजय,
संजय तुम इतिहास पढ़ते ना, अरस्तु के बारे में तो सुना होगा संजय तुमने। अरस्तु अरस्तु दो जो सिकंदर के गुरु थे, सम्मान वाला अक्षर में जा चुका है भाई। ठीक है, चलो फिर भी ज्ञान पाने के लिए सम्मान तो करना पड़ेगा। किसी से भी कुछ भी पाना चाहते हो तो सम्मान करो। अगर आप सामने वाले से इज्जत पाना चाहते हो ना, कि आप उसकी रिस्पेक्ट पाना चाहते हो कि हाँ वो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले जो कर्तव्य बनता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जातीय भावना को छोड़ दो। इतिहास के हो, इतिहास के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि जातीय भावनाएं कैसे उत्पन्न हुई है और कैसे इनका निर्माण हुआ है। फर्स्ट क्लास जब देखोगे ना, तो मानव जाति की जो माता है वो लूसी है, सभी की माता वही है, माना जा रहा है, अनुमानित है यही। ठीक है, तो थोड़ा इतिहास को जब जानोगे तो अपने आप समझ जाओगे। मेरी एक ही थ्योरी रही है हमेशा, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इंसानियत भूला वो इंसान बुरा है। क्योंकि मेरे गुरुजनों ने सिर्फ मुझे इतना ही सिखाया कि सभी इंसानियत के बने हुए हैं, और सभी इंसान है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। बोर तो नहीं हो रहे ना? आज के काफी इतने। ठीक है, बहुत कम ही बोल रहा हूँ मैं। मुझे क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ाना अच्छा लगता है, यहाँ सिर्फ पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। लेकिन एक समय आ जाता है, एक पीक पॉइंट आ जाता है कि थोड़ा सा होता है कि बच्चों को पॉजिटिविटी कुछ बताएं, अपने जो भाई बहन है उनको कुछ चीजें बताएं, कि वो जो दौर आप जिस दौर से गुजर रहे हो, हम उस दौर से गुजर चुके हैं। आप जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो, हमने वो स्ट्रगल फेस कर लिया है, और आगे भी करेंगे। कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल हमेशा इंसान के साथ चुनौतियां बनी रहती है। जब चुनौतियां खत्म हो जाती है तो मान लेना चाहिए कि आपने सीखना छोड़ दिया और आपका जीवन अंतिम समय पर है। चलो आगे चलते हैं। कर की बात करें, कर भाग था, बलि प्रधान कृषि भूमि से ले जाने वाला कर था। इसमें दो कर थे, एक तो भाग और दूसरा बलि। ये क्या थे? कृषि से लिए जाने वाले मुख्य कर थे। और बलि जो हमने पढ़ा है मौर्योत्तर काल के अंदर, ये क्या था? एक धार्मिक कर था। क्या? सातवाहन वंश के जो लेख मिलते हैं उनके अंदर कुछ शासकों का वर्णन मिलता है, और सॉरी कुछ अधिकारियों का, अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है। थोड़ा उनको देख लेते हैं। एक मिलता है भोजराज, जो पश्चिमी घाट के शासक थे। पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग के जो सामंत थे, पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग के जो सामंत थे, वो क्या कहलाते थे? वो महाभोज कहलाते थे। महाभोज कहलाते थे। उसी प्रकार अन्य जो पदाधिकारी थे, जैसे कोषाध्यक्ष, मंडागा भंडागारिक, ये कौन थे? कोषाध्यक्ष थे। उसके बाद रज्जुक। रज्जुक कौन थे? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। रज्जुक कौन है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। एक कर्मांतिक होता था। कौन होता था? कर्मांतिक।
क्रमांतिक कौन होता था? जो भवन निर्माण की देखरेख करता था। कौन है? भवन निर्माण की देखरेख करने वाला अधिकारी। अब देखो, सातवाहन वंश के शासकों की जो मुद्राएं हैं, वो सातवाहन वंश के जो शासक उन्होंने मुद्राएं किससे से बनवाई है? सीसा, तांबा, कांसा आदि से मुद्राएं बनवाई है। स्वर्ण जो था इनकी मुद्राओं के अंदर नहीं था, वो उसका जो प्रयोग करते थे अन्य धातु अन्य चीज बनवाने के लिए करते थे। और चांदी का प्रयोग भी न्यूनतम रूप से, चांदी क्या थी इनके पास न्यूनतम थी, तो इसलिए इन्होंने चांदी का भी प्रयोग मुद्रा के अंदर नहीं किया। तो इन्होंने मुद्रा सीसा, तांबा और कांसे का इन्होंने और अन्य मिश्रण धातुओं का इनको क्या किया, क्या किया, प्रयोग किया। सातवाहनों की मुद्रा विस्तृत भूभाग मालवा क्षेत्र तथा पश्चिमी दक्कन व पूर्वी दक्कन से प्राप्त हुई है। इनकी जो मुद्राएं हैं वो कहां से हुई है, प्राप्त हुई है? विस्तृत भूभाग से प्राप्त हुई, मालवा क्षेत्र से और पश्चिमी दक्कन से। हाँ, पोटिन, वेरी गुड संजय, पोटिन। पोटिन क्या होता है? पोटिन के अंदर आते हैं जैसे ताम्र, जिंक, सीसा, ठीक है, टीन, मिश्रित धातु, ठीक है, इन सभी से मिश्रित होता है ये पोटिन के अंदर, ठीक है, पोटिन बोला जाता है। दक्षिण के अंदर चांदी कैसी थी? चांदी सीमित थी, तो इसलिए उन्होंने जो मुद्राएं की वो कांसे की जारी की थी। जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, इनके जो राज चिन्ह है वो चैत्य है, चैत्य राज चिन्ह है इनका। और पूर्वी दक्कन से इनकी क्या मिली है? इनकी मुद्राएं की प्राप्ति हुई। इनकी मुद्राओं की प्राप्ति महाराष्ट्र से सातवाहनों की क्या मिली है? महाराष्ट्र से सातवाहनों के सिक्कों की, सिक्कों का ढेर मिला है, ठीक है। आदम के अंदर, आदम और आंध्र के अंदर, आदम और आंध्र के अंदर इनकी टकसालें थी। और आदम जो है, आदम से 6,000 सातवाहनों के सिक्के मिले हैं। और जिन पर 86 राजाओं के छवि चित्र है, 86 राजाओं के छवि चित्र हैं। सातवाहन काल की जो नौसैनिक जहाज वाली मोहर है, शीशे का वो जो मोहर है, ठीक है, वो हमारे जो होनहार स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, संजय गुप्ता, ठीक है, संजय भाई ने हमें बता दिया था कि यहाँ से जो नौसेना के जहाज का कि वो मोहर मिली है।
तो थोड़ा सा नौसेना के जो जहाज है उसकी थोड़ी डीपली देख लेते हैं। क्या है? जो नौसैनिक जहाज का मोहर है। ये किस शताब्दी का है? शताब्दी है इसकी पहली दूसरी शताब्दी का है। ये किस धातु का बना है? धातु है सीसा। किससे बना है? शीशे से बना है। अभी है कहां पर ये इस टाइम? ब्रिटिश म्यूजियम में है। कहां पर है? ब्रिटिश म्यूजियम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर है। और ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर इसको सुरक्षित करके रखा गया है। जो पंचमार्क सिक्के होते हैं, कौन से? पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के समझते हो? आहत सिक्के या ठप्पा मार कर बनाए गए सिक्के, आहत सिक्के। इनका सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है, यानी जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, ठीक है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वो मिलता है नाना घाट से। ठीक है, नाना घाट से इनका जो अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहला मिलता है। जो ये नौसैनिक जहाज वाले चित्र, इनको इनके जो किसके साथ इनको जोड़ा जाता है? इनके साथ जोड़ा जाता है वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र को साथ, वशिष्ठी पुत्र के साथ जोड़ा जाता है, और पुलमावी के साथ जोड़ा जाता है। पुलमावी यानी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। एक मिनट, मैं दोबारा करता हूँ इसको रफ करके। तो नौसैनिक जहाज सिक्के हैं। इनके साथ कौन से राजाओं को जोड़ा जाता है? एक तो पुलु मावी, पुलुमावी और यज्ञश्री, यज्ञश्री को जोड़ा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी के साथ इनको जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके जो देशी शासक है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। सातवाहन हमारा भी क्या रह गया? हमारा जो सात जो देशी, अब क्या होगा? अब सातवाहनों के समय क्या होगा? थोड़ा सा विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विदेशी आक्रमण के दौरान हम दो विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों को हम जैसे जो आक्रमण करेंगे अब उनको पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे हम देखते हैं
विदेशी आक्रमण। क्या होगा कि भारतीय देश में दो इंडोग्रीक वंश शासन करेंगे। क्या करेंगे? दो इंडोग्रीक शासन करेंगे। उसमें से दो इंडोग्रीक शासक कौन से होंगे? या फिर हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन शासक। एक तो हो जाएगा ड्रेमेडियस, दूसरा हो जाएगा यूकेड्रेटिस। यूक्रेटाइडिस वंश। इनकी जो राजधानी, इनका जो एरिया होगा वो झेलम से लेकर मथुरा तक का होगा। मथुरा तक का होगा। इनकी जो राजधानी होगी, साक्कल होगी। कौन सी होगी? साक्कल। साक्कल यानी सयालकोट। क्या? सयालकोट इसकी राजधानी। उसके बाद यूक्रेटिड्स आ जाता है। यूक्रेटाइडिस के अंदर क्या हो जाता है? जो इसके शासन रहता है वो बैक्टीरिया से शुरू होता है। कहां से? बैक्टीरिया। और कहां तक? झेलम तक होता है। झेलम तक होता है। और इसकी राजधानी क्या रहती है? इसकी राजधानी रहती है तक्षशिला। साक्कल शिक्षा व क्या था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, एंड फेमस था एजुकेशन के लिए। और इसकी जो व्यापार था, ऐश्वर्य था, वैभव था। क्या था? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी शानो शौकत, ठीक है। जिसका ऐश्वर्य था वो पाटलिपुत्र से कम नहीं था। किससे कम नहीं था? पाटलिपुत्र के समान था। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर की मृत्यु पार्थी सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के दो प्रांत थे। जब सेल्यूकस के बाद उसके शासक एंटियोकस राजा बनते हैं तो द्वितीय के समय 250 ईस्वी के अंदर पार्थिया बैक्टीरिया स्वतंत्र हो गए। क्या होता है? बैक्टीरिया हो जाता है स्वतंत्र। और इसकी स्थापना कौन होता है? इसका संस्थापक स्वतंत्र कौन कराने वाला होता है? डोयो
डायोडोटस। इसकी स्थापना करता है स्वतंत्र राज्य के रूप में। इसका पुत्र होता है अलप, अलपायु। अलपायु में पुत्र होता है। इसकी हत्या कर देता है कौन? इसकी हत्या कर देता है यूथिडेमस। यूथिडेमस इसकी हत्या करके क्या करेगा? डेमेट्रियस वंश की स्थापना कर लेगा, या फिर यूथिडेमस वंश की स्थापना कर लेगा। तो देखते हैं आगे, आगे क्या इतिहास। यूथिडेमस रोमन लेखक पोलिबियस के अनुसार 208 ईस्वी पूर्व सॉरी ईसा पूर्व में सीरिया सम्राट एंटीओकम तृतीय ने इसकी राजधानी पर आक्रमण किया। बाद में संधि के तहत यूथिडेमस को बैक्टीरिया का स्वतंत्र शासक माना गया। क्या था? यूथिडेमस के जो राजधानी है उस पर आक्रमण कौन कर देगा? उसकी राजधानी की घेराबंदी कर लेता है। ठीक है, आक्रमण करने के लिए घेराबंदी कर लेता है 208 ईस्वी पूर्व के अंदर। तो ये जो करता है, ये सीरियाई शासक, सीरियाई सम्राट एंटीओकम, कौन से नंबर के? थर्ड। एंटीओकम इसकी घेराबंदी कर लेते हैं, और घेराबंदी करने के बाद क्या हो जाता है? घेराबंदी होने के बाद इनका युद्ध तो नहीं होता, लेकिन आक्रमण संधि हो जाती है इनकी संधि के तहत यूथिडेमस को बैक्टीरिया का स्वतंत्र शासक बना दिया जाता है, और जिसके पश्चात यूथिडेमियस को शासक बनाने जिससे बैक्टीरिया की संधि हो गई। और संधि के बाद हिंदुकुश पर्वत से भारत आने का रास्ता इसके लिए साफ हो जाता है। किसके लिए? सीरियाई सम्राट तृतीय के लिए। तो तृतीय जो एडियोकस है, कौन है? एडियोकस। एडियोकस तृतीय भारत आने के लिए जो काकेश पर्वत यानी हिंदुकुश पर्वत है उसको पार कर कर भारत आता है, और भारत आने के बाद आक्रमण शुरू कर देता है 206 बीसी के आसपास, 206 बीसी के आसपास। और उसमें शासक होते हैं कौन? सुभाग सेन। सुभाग सुभाग सेन उस समय वहां के शासक होते हैं। और इनके साथ क्या हो जाता है? इनके साथ क्या हो जाता है? ये काबुल के मार्ग से शासक पर क्या करते हैं? राज्य पर पहुंच जाते हैं। और सुभाग सेन इनको क्या करता है? 500 हाथी गिफ्ट कर देता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये अशोक के क्या है? कि ये अशोक के वंशज हैं। किनके वंशज है? किसके उत्तराधिकारी हैं? सुभाग सेन किसके उत्तराधिकारी हैं? अशोक के। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय विजय का इतिहास थिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियम के समय शुरू हुआ। थिडेमस का पुत्र कौन था शक्तिशाली? डेमेट्रियम था। यानी डेमेट्रियम के शक्तिशाली जो इंडो ग्रीक शासक था भारत की विजय के, यहाँ से इसका इतिहास शुरू हो जाता है। डेमेट्रियम द हिस्ट्री ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर कंसेप्ट कंक्यूट ऑफ द बिगिनिंग विद द टाइम ऑफ डेमेट्रियन द माइट सून ऑफ एथ्यूडम्स। जो यूथिडेमस था उसके जो पुत्र थे उसके साथ ही भारत के अंदर इसके विजय का शुरू हो जाता है। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों को जीता। डेमेट्रियस इन 183 BC conquered the territories of सिंध एंड पंजाब। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साक्कल यानी सयालकोट को बनाया था।
मिनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, शक्तिशाली शासक था। मिनांडर 155 बीसी से लेकर 130 बीसी तक ये यहाँ का क्या है, शक्तिशाली शासक है। मिनांडर डेमेट्रियस वंश का शासक था, प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था। इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। मिनांडर was the most majestic and powerful ruler of the Demetrius dynasty, the Demetric dynasty. The name of Menander is most famous among the Indo-Greek rulers. मिनांडर का जन्म जलसंध, कहां पर, ये अलसंध है, अलसंध, अलसंध द्वीप पर हुआ था। द्वीप की बात करें तो गांव कौन सा था, इनका ग्राम था फालसी। फालसी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। पेरिप्लस के लेखक के अनुसार मिनांडर के सिक्के बडोज में चलते थे। जो पेरिप्लस के लेखक है, पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी, एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके जो लेखक थे उनके अनुसार मिनांडर के सिक्के बडोज तक चलते थे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ पेरिप्लस, द कोन्स ऑफ मिनांडर वर मिनिटेड टू बडोज। मिनांडर की मुद्राएं सिंध प्रदेश से प्राप्त हुई है, सोनीपत हरियाणा से प्राप्त हुई है। सोनीपत कहां पर है, हरियाणा के अंदर है। स्वात घाटी से प्राप्त हुई है, बाजोर घाटी से प्राप्त हुई है। मिनांडर coins have been received from सिंध प्रदेश, सोनीपत, स्वात वैली एंड बाजोर वैली। मथुरा से मिनांडर तथा उसके पुत्र के मुद्राएं प्राप्त हुई है। पुत्र इसके कौन है, इसके पुत्र का नाम क्या है, इसके पुत्र का नाम स्ट्रेटो प्रथम, स्ट्रेटो प्रथम इसके पुत्र थे। मिनांडर के पुत्र का नाम क्या है, स्ट्रेटो प्रथम है। और मिनांडर की जो मुद्राएं हैं जो मथुरा से मिली है उन पर क्या है, इसके पुत्र और इसके मिनांडर का वर्णन मिलता है। मिनांडर बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का उपासक था। बौद्ध उपासक बौद्ध था। नागसेन ने इस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। नागसेन ने एक रचना मिलती है कि मिलंद पनोह, क्या मिलती है, मिलंद पनोह। यानी मिनांडर के पर्सन, क्या है, मिनांडर के इसके 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, मिलंद पनोह के 7 अध्याय हैं। प्रथम 3 प्रमुख हैं, क्या है, प्रथम 3 ही सबसे प्रमुख है, जिसके अंदर प्रश्न उत्तरों का 3 अध्याय मूल ग्रंथ है। क्या थे, 3 अध्याय ही, जो 3 अध्याय प्रमुख, ये मूल ग्रंथ है। इसके अंदर क्या है, प्रश्न उत्तर है। ये पाली ग्रंथ है, क्या है, पाली भाषा के अंदर है। जब मिनांडर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो उस समय कहता है कि यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक अधिक काल तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। मिनांडर ने क्या कहा था कि अगर यदि मैं इस समय इसी समय बौद्ध या फिर इसी समय भिक्षु, ठीक है, 1 मिनट, इसी समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक समय, अधिक काल तक या फिर समय तक, अधिक काल तक जीवित
न रह सकूंगा, न रह सकूंगा क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। और प्लूटारक के अनुसार, प्लूटारक इतिहासकार है, उनके अनुसार एक सैनिक शिविर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनके अंदर? प्लूटारक के अनुसार मिनांडर की मृत्यु शिविर में हुई थी। कहां पर हुई थी? सैनिक शिविर में इनकी मृत्यु हो जाती है। मिलिंद पन्नों के अंदर इनको जो मिलिंद पन्नों है, मिलिंद पन्नों के अंदर इनको क्या कहा गया है? इनको वेद, स्मृति, न्याय, गणित तथा मिलिंद पन्नों में कहा गया कि ये वेद, स्मृति, न्याय, गणित तथा और किसमें? संगीत विद्या में निपुण थे। क्या थे? निपुण थे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो डिमेटेरियस वंश है उसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आगे कुछ शासक रहेंगे छोटे से वो। फिर उसके बाद यूक्रेडेरियस जो यूक्रेटाइड्स जो वंश होगा, यूक्रेटाइड्स, उस वंश को कल हम स्टार्ट कर लेंगे। इसका जो एक शासक होगा वो स्ट्रैम्बो प्रथम की जो मान शासक उसके देख लो एक बार, थोड़ा सा इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मिनांडर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी, मिनांडर की मृत्यु कब होगी? 130 ईसा पूर्व के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कब हुई? 130 बीसी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। जो उत्तराधिकारी बनेगा वो इसका बनेगा पुत्र। इसका पुत्र कौन था? स्ट्रेटो प्रथम, इसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी बनेगा। और उसके समय सबसे जो बड़ी घटना इस समय हुई थी, इस समय क्या होगा? यूक्रेटिज वंश, जो यूक्रेटिज वंश था उसके हेलिक्लज से युद्ध होगा। क्या होगा? हेलिक्लज से। जो यूक्रेटाइड्स यूक्रेटाइड्स जो वंश होगा, ठीक है, जिसने तक्षशिला के अंदर इंडो ग्रीक वंश के हेलिक्लिज से युद्ध हुआ। जो यूक्रेटाइड्स है इसका युद्ध किसके साथ होगा? स्ट्रैम्बो प्रथम के साथ इसका युद्ध होगा। स्ट्रेटो प्रथम के साथ इसका युद्ध होगा। और उसके बाद स्ट्रेटो द्वितीय शासक बनेगा। इसके बाद स्ट्रेटो प्रथम का पुत्र कौन होगा? इसका पुत्र होगा स्ट्रेटो सेकंड। वो शासक बनेगा कब? 90 ईसा पूर्व के अंदर। स्ट्रेटो सेकंड शासक बना 90 ईसा पूर्व के अंदर। और इस काल का यूथिडेमियस वंश का अवंती काल का
जो स्ट्रैम्बो सेकंड होगा ये इसका अंतिम शासक होगा। इसके बाद इसका जो पतन का कारण है, इसका जो पतन का कारण है शकों का उदय, शकों का उदय इसके पतन का कारण रहेगा। चलो रिवीजन कर लेते हैं फिर, अगर नहीं कोई डाउट है। सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी। जैन गाथाओं के अनुसार जैन तथा बौद्ध धर्म के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। सिमुक के बाद उसके छोटे भाई कृष्ण शासक बने, क्योंकि सिमुक का जो पुत्र था सतकर्णी, उसकी क्या थी, सतकर्णी प्रथम की आयु समय कम थी। सातवंश का तीसरा शासक सतकर्णी हुआ है, जो इस वंश के प्रथम पराक्रमी शासक था। इसे सतकर्णी प्रथम कहा जाता है। सतकर्णी प्रथम ने पश्चिम मालवा तथा विदर्भ प्रदेशों की विजय की। सतकर्णी प्रथम की विजयों का फलस्वरूप गोदावरी घाटी में प्रथम विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। सतकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को साम्राज्य की राजधानी बनाया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठानपति इसको कहा जाता है। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहनों की शक्ति कमजोर हो गई, और सतकर्णी प्रथम के निर्बल उत्तराधिकारी को शकों का सामना करना पड़ा। सतकर्णी की जो पत्नी थी वो नागनिका थी, और उसके पुत्र थे वेदश्री और शक्तिश्री, जिनको हमने अल्प आयु के अंदर ये राजा अल्प आयु थे, तो इनकी सुरक्षा के रूप में जो शासन करेगी वो नागनिका करेगी। उसके बाद पश्चिम भारत में शको वंश की स्थापना भूमक ने की थी। भूमक ने शको की राजधानी भिन्ननगर, जो राजधानी शको की राजधानी भिन्ननगर थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी यह सातवाहन वंश का 23वां महान शासक था। इसके पिता का नाम शिव शक्ति और माता का नाम गौतमी बालश्री था। नासिक गुहा अभिलेख में इनकी विजयों का उल्लेख मिलता है, और जो नासिक गुहा अभिलेख है इसके अंदर हमें 3 अभिलेख मिले हैं। यहाँ से इसके 3 अभिलेख मिलते हैं, 2 नासिक से मिलते हैं और एक कार्ले से मिलता है। शासन के 13 वर्ष उसने शक शासक नहपान पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। नहपान के अंदर जो एक नासिक अभिलेख है उसके अंदर एक ग्राम है अजकलकिया गांव। ठीक है, अजकलकिया गांव के अंदर क्या किया था, इसने बुद्धों को दान कर दिया था। और कार्ले अभिलेख के अंदर एक करजक गांव है, जिसको उषावदत्त ने पहले दान दिया था बुद्धों को, और उसके बाद दूसरी बार जिसको दान दिया था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दान में दिया था। ये 2 बार दान में दिया जा चुका है करजक गांव बुद्धों को। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये गौतमी पुत्र के मृत्यु के बाद उसका पुत्र, यानी गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी शासक बना। इन्होंने नवनगर नामक जो नगर था उसकी स्थापना की थी। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आमीर वंश आया, जो संस्थापक ईश्वर सेन थे। इक्ष्वाकु वंश आया, जिसके संस्थापक श्री शक्ति मूल थे। सम्राट की सहायता के लिए अमत्या नामक पदाधिकारियों का एक सामान्य वर्ग था, जो वे मंत्री के समान पद और सम्मान प्राप्त करते थे। शासन पत्रों की देखरेख करने वाले अधिकारी को पट्टिपालक कहा जाता था। भाग तथा बलि प्रदान कृषि भूमि से ली जाने वाला कर था। इन्होंने राज्य को आहारों और आहारों को ग्रामों में बांटा गया था। ग्राम का जो मुख्य होता है ग्राम की कहलाता है। आगे सातवाहन वंश के शासकों की मुद्राएं, जो सातवाहन शासकों की मुद्रा थी सीसा, तांबा, कांसा और पोटिन की बनी हुई थी। इन्होंने कुषाणों की तरह सोने की मुद्रा नहीं चलाई, इन्होंने जो अन्य धातु थी उनकी मुद्रा चलाई थी। सातवाहनों की मुद्रा विस्तृत जो भूभाग है मालवा से प्राप्त हुई है, पश्चिमी में दक्कन से मिली है और पूर्वी दक्कन से प्राप्त हुई है। नौसैनिक जहाज सिक्का जो है उसका जो संबंध माना जाता है वो पुलमावी और यज्ञश्री के श्री माना जाता है। ये सिक्का पहली शताब्दी का माना जाता है कि पहली और दूसरी शताब्दी के अंदर बना हुआ। ये सिक्का जो है ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर सुरक्षित है, और ये जो सिक्का है ये सीसे धातु से बना है। यूथिडेमस, अब हम विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंद यमन आक्रमणकारी है, 2 वंश आएंगे। यूथिडेमस रोमन के लेखक पोलिबस के अनुसार 208 ईसा पूर्व में सीरिया सम्राट एटियोकम तृतीय ने इसकी राजधानी पर आक्रमण किया। बाद में संधि के तहत यूथिडेमस को बैक्टीरिया का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक शासकों को भारत विजय का इतिहास। यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियम के
समय शुरू होता है। डिमिट्रियम ने 183 ईसा पूर्व में सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों को जीत लिया था। डिमिट्रियस ने अपनी राजधानी साकल यानी सियालकोट को बनाया था। मिनांडर की बात करें तो डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, शक्तिशाली शासक है। इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर का नाम सबसे ज्यादा आता है। इसका जो समय रहता है वो 155 बीसी से लेकर 130 बीसी तक का समय रहता है। मिनांडर का जन्म अल असंध नामक द्वीप पर हुआ था। अल असंध एक गांव है, फालसी गांव के अंदर हुआ था। पेरिप्लस के लेखक के अनुसार मिनांडर के सिक्के बडोच में चलते थे। मिनांडर की जो मुद्राएं हैं वो सिंध प्रदेश से, सोनेपत से मिली है, सिंध प्रदेश से मिली है, स्वात घाटी से मिली है और बाजोर घाटी से प्राप्त हुई है। मथुरा से मिनांडर था उसके पुत्र की मुद्राएं प्राप्त हुई है और इसके पुत्र थे स्ट्रैम्बो प्रथम, और स्ट्रैम्बो प्रथम के पुत्र कौन होंगे? स्ट्रैम्बो द्वितीय। मिनांडर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का उपासक था। बौद्ध था नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। मृत्यु की बात करें तो 130 बीसी के अंदर इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु से पहले कहता है कि अगर यदि मैं इसी समय बौद्ध भिक्षु बन जाऊं तो मैं ज्यादा अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा, क्योंकि मेरे जो शत्रु है उनकी संख्या अधिक है। और प्लूटार्क के अनुसार इसकी मृत्यु हो जाती है कहां पर? एक सैनिक शिविर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र स्ट्रैम्बो प्रथम राजा बनता है, और स्ट्रैम्बो प्रथम के अंदर यूक्रेटिस वंश का जो शासक होता है इसके साथ इसका युद्ध हो जाता है स्ट्रैम्बो प्रथम का। उसके बाद स्ट्रैम्बो द्वितीय शासक बनता है इसका पुत्र, और 90 ईसा पूर्व के अंदर शकों का उदय होना इस वंश के पतन का कारण था। अब कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो उसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी। कैसा रहा शासन? कमेंट करो कैसी लगी क्लास। चलो, थैंक यू राखी बहन, थैंक यू, थैंक यू संजय भाई, थैंक यू। देखो, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट तब होती है जब स्टूडेंट उसके अंदर होते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट हो, यहाँ पर छात्र हो, तभी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। गुड नाइट गुड नाइट भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि। चलो, तैयारी कैसी चल रही है सभी की? फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी चल रही है ना? गुड नाइट बहन, गुड नाइट बहन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो लगता है कि आज सभी थक चुके हैं क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हुई आज, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, चलो। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे बैच को परचेज नहीं किया, ये हमारा बैच जो 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 15 मार्च से हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो फिलअप फॉर्म के ऊपर दोनों की तैयारी करवाई जाती है।
बट नॉमिनल प्राइस के अंदर हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए रहेगा, ये 1499 रुपीज़ के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बहुत तैयारी करना चाहते हो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए कोर्स में आपको मिलेगा 2499 रुपीज़ के अंदर। अगर आप पेपर सेकंड लेना चाहते हो ओनली 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ रहेगा 2499 रुपीज़ के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लेना चाहते हैं 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये रहेगा 4499 रुपीज़ के अंदर। तो सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत गवाइए। आपका एग्ज़ाम आने को बिल्कुल सिर्फ वन मंथ ही बचा है, उसके अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग कुछ ही समय के बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जून एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और आपकी जून एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो भी आपको कुछ समय के बाद देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन समाप्त होंगे उसके बाद जून एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आपके पास मिल जाएंगी देखने को। वैसे भी हाल ही में टेंटेटिव जो एक संभावित तिथियां हैं उन्होंने डाली हुई हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इतिहास के नए कुछ पन्नों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। राखी कैसे तैयारी करें बहन? चलो राखी देखो,